Recording in progress. We are starting with the concept of probability. S1 का रिव्यू कर रहे हैं. इस S1 के रिव्यू में सबसे पहले हमारा फोकस है प्रोबेबिलिटी एंड डीआरबी. प्रोबेबिलिटी के अंदर 3 डायग्राम होते हैं. मैं पहले यहां लिस्ट करता हूं, फिर आपको वो दिखाता हूं. उसके बाद सैंपल स्पेस डायग्राम होता है. प्रोबेबिलिटी का एक जनरल फॉर्मूला है जो कि बहुत दिनों से नहीं आया. Probability of A union B, that's probability of A plus probability of B minus probability of A and B. यहां पर ये जो यूनियन है इसका मतलब होता है either A और B और both. और जो इंटरसेक्शन है इसका मतलब है both A and B. Both A एंड बी. अब यहां से एक चीज आपको याद होगी, वो ये है कि जब हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, इवेंट्स व्हिच कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, इसकी कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज देयर इज नथिंग इन कॉमन. और जब हम बात करते हैं इसी इंडिपेंडेंट इवेंट की, तो सिर्फ इतने हिस्से की बात हो रही है, इतने हिस्से की. इंडिपेंडेंट इवेंट, ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इसके अलावा हम लोग, ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास है कि डीआरवी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये एक्स जो है वो डिफाइन करते हैं क्वेश्चन में अलग अलग. एक्स इज द नंबर ऑफ रेड कार्ड्स ऑब्टेन्ड. एक्स इज द नंबर ऑफ ग्रीन पेपर्स ऑब्टेन्ड. तो ये सारे हमने स्ट्राइकिंग क्वेश्चन किए थे. यहां पे एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर एक्स होता है, जिसके अंदर पी होता है. बहुत सारे लोगों को इसके फॉर्मूलाज का मसला है, तो पहले मैं फॉर्मूला जरा बता दूं. बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है. समझे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कहीं से भी आ गई, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज सिग्मा पी एक्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हर वैल्यू प्रोबेबिलिटी की उठाएं, उसको इससे मल्टीप्लाई करें. पी एक्स लिखे या एक्स पी लिखे, बात एक ही है. सो 0 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, 3 इंटू दिस. पहले इसको निकाल लेते. दैट इज 0 इंटू 0.4 एंड 1 इंटू 0.3 एंड 2 इंटू 0.2 एंड 3 इंटू 0.1. तो ये हो गया 0, ये पॉइंट है, और ये हो गया 0.3, और ये हो गया 0.4, ये हो गया 0.3. दिस कम्स आउट टू बी 1.0. इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं. दैट इज सिग्मा पी एक्स स्क्वायर. इसका मतलब है एक्स स्क्वायर की एक लाइन खींच लें और यहां लिखे 0, 1, 4 एंड 9. अब इसका और इसका मुकाबला है. सो सिग्मा पी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? इसका मतलब है पी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें. सो 0.4 इंटू 0 एंड 0.3 इंटू 1, या आप इस तरीके से लिखें. पहले एक्स स्क्वायर लिख लें. दैट इज 0 स्क्वायर इंटू 0.4 एंड दिस इज 1 स्क्वायर इंटू 0.3, 2 स्क्वायर इंटू 0.2 एंड 3 स्क्वायर इंटू 0.1. ये 0 है, ये 0.3 है. This is 2 square is 4, this is 0.8 and this is 0.9. तो कितना हो गया? This comes out to be 2.0. Therefore, variance of x क्या होता है? Variance of x is expectation of x square minus square of expectation of x. That is 2.0 minus 1.0 square. That comes out to be 1.0. और स्टैंडर्ड डिविएशन अगर पूछेगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1.0 व्हिच इज 1.0. अब यहां पे मैंने ये बेसिक बातें बताई. मैं पहले एक काम करता हूं, आपको प्रोबेबिलिटी का जरा सा रिव्यू करा. तो यहां मैंने पीडीएफ खोला है प्रोबेबिलिटी का. यहां पे 3 डायग्राम विथ रिप्लेसमेंट है. यहां टोटल चेंज नहीं होता, इस पे फोकस करते जाएं. 4/7 है तो ये भी 4/7 ही रहा. ब्लू 3/7 था, ये 3/7 ही रहा.
आउटकम्स लिखना चाहिए, सामने प्रोबेबिलिटी जितनी जरूरत है उतनी लिख दें। अच्छा, अब यहां पे खास बात क्या है, रेड रेड एक ही ऑप्शन है, क्योंकि रेड रेड की परम्यूटेशन नहीं है, रेड रेड एग्जैक्टली सेम है। दिस इज 2 फैक्टोरियल divided by 2 factorial, which comes out to be 1. This is 2 factorial over 2 factorial, that also comes out to be 1. लेकिन red blue blue red, that can be arranged in 2 factorial ways, which is 2 ways. सही है? अच्छा, इसके बाद अगर 3 मर्तबा की बात है, वही तो दो कलर्स हैं, रेड और ब्लू, red blue and so on. So 2 into 2 into 2, that is 8 possibilities. You have all 3 reds, that's one option. You have all 3 blues, that's the other option. और फिर बीच के ऑप्शंस है, क्या ऑप्शंस हैं? 2 रेड, 2 रेड और 2 रेड, यहां पे ब्लू आ गया, यहां पे ब्लू आ गया, यहां पे ब्लू आ गया। इसी तरीके से 2 ब्लू वाले भी ऑप्शन है, 2 ब्लू, पहला आखिर ब्लू, पहला दूसरा ब्लू, बीच में आ गया रेड, शुरू में आ गया रेड, बीच में आ गया रेड, आखिर में आ गया रेड। यहां तक सही है? अब यहां पर मैंने ये चीज समझाई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लें इसको। कलर्स जो हैं वो 2 हैं, प्रोसेस जो है वो रिपीटेड ट्वाइस है, 2 multiplied by 2, that is 2 square, there are 4 outcomes. Colors 2 हैं, process is repeated thrice, so that's 2 raised to power of 3, that's 2 into 2 into 2, that comes out to be 8. color 2 है, my bad, कुछ जरा सी हिचकी आ रही है, colors 2 है और the process is repeated 4 times, that's 2 raised to power of 4, that comes out to be 16 and so on. So color raised to power of number of times, that is the number of outcomes, that's the number of branches. फिर ये उस वक्त समझाया था जब हमने परम्यूटेशन नहीं पढ़ा था, उस वक्त मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। 2 ऑब्जेक्ट्स दोनों सेम, 1 अरेंजमेंट, दोनों ऑब्जेक्ट्स दोनों डिफरेंट, 2 वेज, 3 ऑब्जेक्ट्स तीनों से 1 वे, 3 ऑब्जेक्ट्स 2 डिफरेंट, 3 वेज, 3 ऑब्जेक्ट्स तीनों डिफरेंट, 6 वेज। अच्छा, 3 डायग्राम विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी आपको पता है, ये 4 हो गया, ये 7 था, ये 6 हो गया। रेड के बाद रेड है, सो 4 बिकम्स 3। ब्लू की बात करते हैं, 7 बिकम्स 6 एंड 3 बिकम्स 2, रेस्ट ऑफ द वर्किंग इज द सेम। अच्छा, अब जो है, अब मैं क्या कर रहा हूं, विथ रिप्लेसमेंट का सिनेरियो कर रहा हूं और प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस विथ रिप्लेसमेंट, और मेरे पास 8 ऑप्शंस है, वही ट्री डायग्राम को बगैर उसके लिख रहा हूं। तीनों रेड्स एक ऑप्शन, 2 रेड 1 ब्लू 3 ऑप्शंस, 2 ब्लू 1 रेड 3 ऑप्शंस, तीनों ब्लू 1 ऑप्शन। ये अभी बाइनोमियल स्टार्ट नहीं हुआ, अब यहां कहीं बाइनोमियल भी स्टार्ट होगा। अच्छा, यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट की बात आ रही है, दोनों रेड, ये नीचे 7 है, ये 6 है, 4 बिकम्स 3, दोनों ब्लू, 7 और 6 सेम है, 3 बिकम्स 2, एक रेड एक ब्लू, ये 7 अपनी जगह, 6 अपनी जगह, ये 4 आया रेड का, 3 आया ब्लू का, क्योंकि जब 7 में से 6 हुआ तो रेड निकला था ना, ब्लू तो नहीं निकला था, सो ब्लू का 3 रिमेन्स एज इट इज, ब्लू रेड में 3 4 रिमेन्स एज इट इज, इट ऑल एड्स अप टू 1। ये पहला कॉन्सेप्ट था। फिर ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक एग्जांपल है। गिवन के बाद जो होता है वो कंडीशन होती है, इफ अगर लिखा होगा वो फ्यूचर के लिए लिखा होगा, whatever is the condition that goes down in the denominator, something relevant out of the condition, work and car, yani late for work and car, so car late goes at the top। उसके बाद ये कुछ पास पेपर के क्वेश्चन है जो कि आपने ऑलरेडी देखे हुए। यहां पर अब मैं ये चीज कर रहा हूं, that is the concept of the set notation। अब सेट नोटेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B, number of elements in A, number of elements in B minus the intersection,
इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, इसको जनरल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला मैंने नाम दिया, और यहां पर सारे जो है ये 1 क्यों था, बिकॉज एवरीवन टेक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स। फिजिक्स पढ़ने वाले 40 हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 35 हैं, दोनों पढ़ने वाले 10 हैं, टोटल लोग 65 है। तो इंटरसेक्शन क्या है वो मैंने निकाला है। अच्छा, उसके बाद यहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन है, ये आसान हो रही है, आई जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तो यहां मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं। Recording in progress. अच्छा जी, यहां पर फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जांपल्स थी, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं। रेन वर्सेस नो रेन, आप कॉइन टॉस किया सो यू गेट अ हेड और अ टेल, डाइस इवन या ऑड, डाइस गेटिंग अ 3 गेटिंग अ 5, मैच विन या लॉस या ड्रॉ, या आपस में सारा कुछ है, एंड टेस्ट रिजल्ट ए वर्सेस नॉट गेटिंग एन ए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन ये है, दिस इज द कंडीशन, जीरो होनी चाहिए, देयरफॉर यूनियन इज सिंपल एडिशन। Independent events, the outcome of one event does not affect, influence the other. Toss a coin, roll a dice. Coin के कितने ऑप्शंस हैं? 6। सॉरी, कॉइन के कितने ऑप्शंस हैं? 2। डाइस के कितने ऑप्शंस हैं? 6। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 12 डॉट्स, ये 12 नुक्ते यहां लगे हुए। अगर मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल फ्रॉम अ कॉइन, आप कहेंगे हाफ। डाइस की बेसिस पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5, दैट्स 1/6। अगर मैं कहूंगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड 5, तो ये एक नुक्ता है 12 में से। क्या ये आपस में इंडिपेंडेंट है? क्या ये इस इक्वेशन को फुलफिल करता है? इंडिपेंडेंस की इक्वेशन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? Probability of t and 5, is it equal to probability of t, probability of 5? Yes, it is equal in this scenario, therefore these two are independent. Independent event में यही जनरल फॉर्मूला जो है वो बॉइल डाउन होके क्या बन गया, वो ये है, probability of a probability of b माइनस दिस, तो ये वाली चीज ये बन गई। अच्छा, फिर इसको मैंने दोनों को साथ ब साथ लिखा, इसकी कुछ सिंपल सी वर्क एग्जांपल्स की है, और एक आध वर्क एग्जांपल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 4 देखते हैं। It says given that A and B are independent, probability of A is 0.4, probability of B is Q, probability of A union B is 0.9, find the value of Q. अब ये independent है तो probability of A into probability of B, इसको मल्टीप्लाई करके 0.4 Q लिख दिया। उसके बाद जनरल जो फॉर्मेट है, इक्वेशन है, उसमें सारा इंसर्ट कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.9 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.9, ए 0.4, बी क्यू, और ये वाला जो इंटरसेक्शन है वो इंडिपेंडेंस की वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट है। सिंप्लीफाई किया, यू गेट द वैल्यू ऑफ क्यू। एक और सवाल, बहुत दिनों से ये आया नहीं है तो मैंने कहा चले इस बहाने आपको बता दूं। Probability of A intersection B is 0.4, probability of A is 0.5, probability of B is 0.3. क्या ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हाँ या ना? और इसके 1 मार्क, रीजनिंग के 1 मार्क। क्या ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, हाँ या ना के 1 मार्क, और वर्किंग के 1 मार्क। चूंकि इसका इंटरसेक्शन मौजूद है, therefore this is not mutually exclusive, कहानी खत्म। Since probability A intersection B does not equal to 0, therefore it's not mutually exclusive. और चूंकि probability of A and B क्या ये बराबर है probability of A into probability of B के, the answer is no, बराबर नहीं है, इक्वेशन फुलफिल नहीं कर रहा, therefore it's not independent. इसी तरह का ये क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी ट्राइड आउट, और इसके बाद फिर आपको होमवर्क मिला था। अच्छा जी, यहां पीछे चलते हैं, और प्रोबेबिलिटी 4 मैं कोशिश करूंगा कि जितने पीडीएफ्स मैक्सिमम हम देख सके उतना देख लेते हैं, ताकि सारे चैप्टर्स को मौका भी मिल जाए और देख भी लें। अच्छा, ये जरा सा डिफरेंट सवाल था, ये वाला देख लेते हैं। 3 फ्रेंड्स, रिक एंड ब्रांडा एंड अली। तो हर पीडीएफ में से कुछ ना कुछ खास बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि 3 फ्रेंड्स हैं और उनका नाम है रिक और ब्रेंडा और अली। दे गो टू अ फुटबॉल मैच and they forget to say which entrance to the ground they will meet at.
there are 4 entrances A, B, C and D. Each friend chooses an entrance independently. The probability that Rick chooses entrance A is 1/3. Probability he chooses other entrances are all equal. तो Rick का 1/3 है, 1 minus 1/3 हो गया 2/3. इसको divide by 3 किया, 2/9, 2/9, 2/9. Brenda is equally likely to choose any of the 4 entrances. हर एक की possibilities बराबर है, 1/4 each. Ali chooses entrance C is 2/7. Chooses entrance D is 3/5. बाकी दो का बराबर है, इन दोनों को ऐड किया, 1 से सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड बाय 2 किया, यू गेट दिस वैल्यू. अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स विल चूज एंट्रेंस बी. सो एटलीस्ट 2 फ्रेंड का मतलब होता है exactly 2 or exactly more than 2, which in this scenario is 3. और ये चूज एंट्रेंस बी की बात होगी. All 3 friends. अच्छा, ये मैंने पहले क्वेश्चन में अपनी तरफ से कुछ चीजें डाली, ठीक है, इसको इग्नोर करें, यहां पर आ जाए. Exactly 2 friends choose entrance B. Richard या Rick chooses entrance B, तो ये वाली ऑप्शन उठाया. B ने भी entrance B चूज किया, ये वाला ऑप्शन उठाया. A ने entrance B चूज नहीं किया, तो 2/35 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तीनों आ गए. Got the idea? अब इसको बारी बारी बदले. अब रिक ने तो चूज किया एंट्रेंस बी, बी ने चूज नहीं किया, तो 1 minus 1/4. ए ने चूज किया 2/35 और रिक ने चूज नहीं किया, तो 1 minus 2/9. बी ने चूज किया 1/4. ए ने चूज किया 2/5. ये नहीं पता साइड पे क्या लिखा हुआ है, 2 into 35. अच्छा, ये बड़ा सा अजीब सा लिख गया, इसको जरा सेट कर लेते हैं. सो दिस इज 35. इन तीनों को ऐड किया, दैट इज एग्जैक्टली 2. ये तीनों आ गया, एग्जैक्टली 3. ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया बी. सो देयरफॉर द सम इज ऑल दीज एडेड टुगेदर. अब क्या सवाल आया? अब आया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल 3 फ्रेंड्स विल चूज द सेम एंट्रेंस. इसका मतलब है या तीनों के तीनों ए चूज करेंगे, या तीनों के तीनों बी चूज करेंगे, या तीनों के तीनों सी चूज करेंगे, या तीनों के तीनों डी चूज करेंगे. सो यहां पे हो जाएगा 1/3 into 1/4 into 2/5. ये एक आंसर आ गया, ये वाला. इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये दूसरा आ गया. इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये तीसरा आ गया. इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये चौथा आ गया. और इसमें ईदर दिस और दिस और दिस, इन चारों को ऐड कर दिया. अच्छा जी, अब आगे बात बढ़ाते हैं. अगला पीडीएफ उठाते हैं. लेट मी चूज S1 प्रोबेबिलिटी 7. अब ये फेवरेट क्वेश्चन आ गया. अब पेपर्स वाला ये भी एक नजर देख लेते हैं, क्योंकि इसके भी आने के चांसेस हैं. A vegetable basket contains 12 papers, of which 3 are red and 4 are green and 5 are yellow. 3 papers are taken at random and without replacement from the basket. तो ये binomial हो नहीं सकता, ये मैंने लिख के काटा है. Find the probability all 3 papers are of different color. Show that the probability exactly 2 of the papers are green is 12/35. The number of green papers is denoted by the DRVX. Draw up a probability distribution table. अब मैं आपको क्या समझाता हूं, मैं हमेशा ये समझाता हूं कि ये मदद के लिए वो देता है. असल क्वेश्चन ये है, ये कर ले पार्ट 3, पार्ट 2 खुद ब खुद निकल आए. तो आपने इसको परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन से करना है, दैट्स द इजीएस्ट. ग्रीन लिखा और नॉट ग्रीन लिखा. ग्रीन तो 4 है, नॉट ग्रीन 3 और 5 मिलके कितने हो गए? 8. सिंपल सा टेबल बनाए, 0 1 2 3 3 2 1 0, टोटल 3 चाहिए. जैसे कॉम्बिनेशन का सवाल होता है, नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, वैसे ही निकाल लें. 4C0 into 8C3, 4C1 8C2, 4C2 8C1, 4C3 8C0. ये 4 आंसर्स आ गए. ये जो आंसर आएगा, हो सकता है ये गलत हो, तो कैसे डबल चेक होगा? 12 में से 4 8 कितने हो गए? 12. 12 में से 3 निकालने की पॉसिबिलिटीज 220. Therefore, the probability of each is 56/220, 112/220, 48/220 and 4/220. और ये ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है. इससे आप एक्सपेक्टेशन भी निकाल सकते हैं, वेरिएंस भी निकाल सकते हैं. अच्छा, ये मैंने उससे करके बताया, इससे करने की जरूरत नहीं है, वो उस वक्त समझाया था आइडिया देने के लिए. अब एग्जाम में फोकस होके एक मेथड से करना है. अच्छा, ये जहन में रखिएगा कि जो मेथड आपके जिस भी टीचर ने पढ़ाया है, यहां मैं अपने स्टूडेंट से मुखातिब हूं, तो वो उनको मैंने पढ़ाया है, उनको मैंने इजीएस्ट तरीका बताया है. एडवेंचरिज्म मत कीजिएगा, ये मेथड कर लूं तो ये मेथड कर लूं. मार्क स्कीम बन के एग्जामिनर बनने की कोशिश मत कीजिएगा. स्टूडेंट बन जाए
और स्टूडेंट बन के एग्जाम देंगे, स्टूडेंट समझ के एग्जामिनर को सारी चीजें समझाएंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन ग्रेड आएगा। तो एडवेंचरिज्म मत कीजिएगा। जो मेथड आपने पूरी जिंदगी, पूरा अरसा आपने एएस में गुजारा है, पूरा जो तरीका सीखा है वही अप्लाई कीजिएगा, कोई नए मेथड पे मत जाएगा। दूसरे आपको बता रहे हैं, डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। सो दिस इज एन एग्जाम टिप। एग्जाम टिप में मैं एक और बात कर दूं, मैं यहां पर आ जाता हूं। अब मैं यहां पे बता रहा हूं एग्जाम टिप्स। तो लेट मी मेक अ कॉलम एंड एग्जाम टिप नंबर 1, इसको जरा सा हाईलाइट करते हैं। सो सबसे पहले यहां मैं लिखता हूं एग्जाम टिप्स एंड इसके अंदर नंबर 1, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। किस चीज से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं? आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक मिनट, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड में आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं बाय अ न्यू मेथड इन मार्क स्कीम। आप ये डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं सम अदर प्लेस मॉक पेपर, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं बाय योर फ्रेंड गिविंग यू अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व। ठीक है, बी वेरी वेरी सेल्फिश। ठीक है, ये इन सब का एक ही जवाब है, बी वेरी वेरी सेल्फिश इन द सेंस योर एफर्ट्स योर ग्रेड। ठीक है, आपको इस पे फोकस करना है, नो मर्सी फॉर एनीवन, किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है। आप अपना फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी कंजर्व करेंगे। मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट होता है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप अपनी एनर्जी कंजर्व करेंगे बिकॉज यू हैव टू रिलीज इट टुमारो। तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होगा। कोई नया मेथड मार्क्स स्कीम में, या किसी और ने मॉक पेपर दे दिया, या किसी और ने किसी और सिलेबस का, AQA का, एड एक्सेल का। अब ऐसा नहीं हो कि लोग ये नाम सुन के ये पेपर ढूंढने लग जाए। भाई कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, रिलैक्स करना है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज रिलैक्स, फ्लिप थ्रू और वॉच। जो मैंने पास पेपर की वीडियोस डाली है उसको देख लें, ईदर दिस और जस्ट फ्लिप थ्रू योर नोट्स एंड मैक्सिमम टिल 12:30 PM tonight। आज तक देख लें, दैट इज मोर देन इनफ। वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जो फजर पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह से वो फजर पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ते वो फिर आराम से वेकअप करें या फजर पढ़ने के बाद सो जाए। वेकअप अराउंड 10:30 और सो, आराम से ब्रेकफास्ट करें। ठीक है, हीट वेव है, कोई हैवी ड्यूटी खाना मत खाएगा, पराठे, अंडे, छोले, इस तरह की चीजें मत कीजिएगा, नॉर्मल नाश्ता कीजिएगा। और अपने साथ कोई स्निकर्स या बाउंटी, मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं लेकिन जो जो नाम मुझे पता है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, या मार्स या कैडबेरी या कोई और चॉकलेट जो भी अच्छी वाली हो, ठीक है, उसका जो बार है वो लेके जाए, बिकॉज दैट गिव्स यू दैट शुगर बूस्ट। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल अलर्ट रखेगा। जैसे मैं अभी अजान ब्रेक में मैंने थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, तो मैं थोड़ा सा थका हुआ था, किसी जगह मैं प्रेजेंटेशन के लिए गया हुआ था, वहां से मैं अभी आया हूं, तो नाउ आई एम ऑल फिट। तो ये इसका ख्याल रखिएगा, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। और उसके कुछ तरीके मैंने बताए, अब हम आगे बात बढ़ाते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कोई और पेपर, समथिंग लाइक DRV का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहां पे देखते हैं, शायद इसके अंदर DRV हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें क्यों नजर नहीं आ रहा है, होल्ड फॉर सेकेंड। यहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट है, और DRV की अच्छा अलग वो है, दैट इज दिस। अच्छा जी, अब आ जाए DRV पे। DRV पे ये वाला क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं आया है। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस, और शायद इस टाइप के क्वेश्चन भी, ये दो क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। अच्छा, अब जो पहली चीज आ रही है वो ये है कि सेट ए है, उसमें इतने सारे डिजिट्स हैं, सेट बी है उसमें ये 7 डिजिट्स है, उसमें 10 है, इसमें 7 है।
टोटल कितने हो गए 70. One digit is chosen at random from each set. The random variable x is defined as the sum of the two digits. दोनों को ऐड करना है. फिर से एग्जामिनर आपकी अच्छी नीयत के साथ मदद करने की कोशिश कर रहा है, मदद मत लीजिएगा. इस पर आ जाए, टैबुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर x. अब यहां से मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूं. 6 जीरो से 3 टू से 1 4 है, 4 जीरो से 3 टू से. सबसे पहले तो यहां से 10, यहां से 7, 7 इंटू 10 70 आपका डिनोमिनेटर है. कोई आपको सैंपल स्पेस नहीं बनाना है, उसके बगैर ही बहुत सुकून से काम हो जाएगा. यहां पे अगर मैं 6 जीरो लूंगा और 4 जीरो लूंगा तो 24 मेरे पास आएंगे, जिसमें मेरा सम जीरो आएगा. बात सम की हो रही. यहां से 6 जीरो उठाए, यहां से 3 2 उठाए, 0 प्लस 2 कितना हो गया 2. तो 6 और 3 कितना हो गया 18. यहां से 3, यहां से 2 उठाऊंगा 3, यहां से 4 जीरो, 3 इंटू 4 12. तो ये 18 और 12 क्या हो गए 30. यानी देयर आर 30 पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ 2. सो 30 पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ 2, 24 पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ 0. इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ाएं. यहां 2 है, यहां 2 है, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4. 3 इंटू 3 कितना हो गया 9. सो देयर आर 9 पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ 4. क्या किसी और तरीके से 4 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है. यहां से एक 4 उठाए, यहां से 0 उठाए, 1 इंटू 4 हो गया 4. तो 9 और 4 13, और ये 4 का ऑप्शन आ गया 13. 6 अगर निकालना हो तो निकाल ले, अदरवाइज इन तीनों को ऐड करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा. सो दैट इज वन ऑफ द रूल ऑफ DRV. सो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी is 1 in a DRV, discrete random variable question. अच्छा, उसके बाद अगर मेरे पास दो स्पिनर्स हैं, अब गौर से सुनिएगा, अगर मेरे पास दो स्पिनर्स हैं, दोनों फेयर हैं, एक का नाम स्पिनर 1 है, एक का नाम स्पिनर 2 है, एक में 5 नंबर्स हैं, एक में जो नंबर्स हैं वो है 3. तो 5 इंटू 3 कितना हो गए 15. सम की बात करूंगा, यहां से मैंने सबको ऐड कर दिया और मैं कहूंगा व्हाट इज द सम, दैट्स 4. तो आप कहेंगे 5, तो आप कहेंगे 1 और 2 और 3, दैट्स 3/15. एक मिसाल दी. ये बात इस वक्त है कि अगर ये भी फेयर स्पिनर है, ये भी फेयर स्पिनर है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, a spinner has 5 sides numbered 1 2 3 4 5. When the spinner spun, the score is the number of the site on which it lands. The score is denoted by a random variable x which has a probability distribution such and such. यहां इसने 3p लिखा, यहां 2p लिखा. तो कैसे आएगा p? इन सबको ऐड करेंगे, इक्वल टू 1 करेंगे, therefore p comes out to be 0.1. तो 3p हो गया 0.3, 2p हो गया 0.2. अब यहां पर ये जो है, ये पहला स्पिनर है 5 वाला. इनकी प्रोबेबिलिटीज मैंने यहां लिखी. दैट इज इक्वल टू 0.3, 0.15, 0.3, 0.2, 0.05. ये 5 आ गए. सेकेंड स्पिनर वो भी बायस्ड है. बायस क्यों है? क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटीज बराबर नहीं है. तो उनके पॉसिबिलिटीज आ गई 0.3 एंड 0.5 एंड 0.2. अब ये कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन बोथ स्पिनर्स आर स्पन टुगेदर, द सम ऑफ द स्कोर इज 4. अब 4 कैसे आ सकता है? 4 ऐसे आ सकता है, यहां का 1, यहां का 3, इससे 4 आ सकता है. यहां का 3, यहां का 1, इससे 4 आ सकता है. यहां का 2, यहां का 2, इससे 4 आ सकता है. राइट? तो अब ये नहीं होगा कि अच्छा ये 3 पॉसिबिलिटी है सैंपल स्पेस डायग्राम में, तो इस तरीके से निकाल लेने, ये नहीं होगा. अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि हम लोग जो हैं वो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है? तो अभी जो S1 का रिव्यू चल रहा है, इसमें इंशाल्लाह ताला हम सारी चीजें इसको एक गौर फिक्र से देख रहे हैं. तो बेसिकली यहां पर जो है वो आपने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ 0.3 इंटू 0.2, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ 0.3 इंटू 0.3, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ 0.15 इंटू 0.5, दैट कम्स आउट टू बी 0.05. तीनों को ऐड किया, यू गेट द आंसर. अच्छा जी, नाउ इट सेज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1, और अब हमें बाकी सारे नंबर्स का भी चाहिए. अब इसने कहा लेस देन 8. अब लेस देन 8 कैसे आ सकता है वो आप सोच ले. 4 इंटू 2 is 8, 5 इंटू 2 is 8, 3 इंटू 3 is 9, 4 इंटू 3 is 12, 5 इंटू 3 is 15. तो अब मैंने क्या किया? मैंने कहा कि जो आसान है पहले वो कर लेते हैं.
या तो हम इसमें से 8 आ रहा है या अबव 8 आ रहा है, उसको निकाल ले, 1 से सब्ट्रैक्ट कर लें, सो दैट वुड बी लेसर देन 8। सही है, तो इसमें यह खास बात थी। अच्छा, उसके बाद डीआरवी के अंदर, यहां पे 1 मिनट, डीआरवी 5 देखते हैं। ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। ये भी उसी टाइप का ही है मोरलेस। ये किसी ने पूछा था ग्रुप के अंदर आज या कल में, ये जरा एक नजर देखें। Dayu chooses 2 digits at random without replacement from the 9-digit number, double one, and 4 times. There are 4 threes and 3 fives. So 2 ones, 4 threes, 3 fives. ये एक ही में से कर रहा है। 2 digits without replacement, तो ये वैसे ही हो गया जैसे स्पिनर 1 स्पिनर 2 था, या सैंपल स्पेस के लिए वो जो अभी क्वेश्चन था ना जिसमें 70 था, ये वो वाला हो गया। Find the probability that the 2 digits chosen are equal. I can have 2 ones, I can have 2 threes, I can have 2 fives. तो ये मैं इससे कर रहा हूं, and it's without replacement. So without replacement है, वो replacement वाला था उस जैसा exactly नहीं है, क्योंकि without replacement है। 9 into 8 72. Any one of the 2, any one of the 1, any one of the 4, any one of the 3, any one of the 3, any one of the 2, इन तीनों को ऐड करेंगे, you get the answer. अब कह रहे find the probability that one digit is a 5, one digit is not a 5. So यहां पर जो है 1 digit is a 5, 1 is not a 5, ये वाला शायद मैंने आगे कहीं समझाया होगा। यहां पर अभी मैं इस पे फोकस करता हूं कि the random variable x is the number of fives that Dayu chooses, और इसके अंदर draw up a table to show the probability distribution of x. It could be 0 fives, it could be 1 5, it could be 2 5, ये कर सकते हैं। और पार्ट 3 पर आए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डिजिट दायू चोज वाज अ 5 गिवन दैट द सेकंड डिजिट ही चोज वाज नॉट अ 5। अब देखें 0 5s का ऑप्शन क्या है, यहां देखें 0 5s, सो नॉन 5 जो है वो 6 है, वो कम होके 5 हो गया, 72 तो डिनोमिनेटर है ही है। दोनों 5s का ऑप्शन क्या है, 5 3 थे, 3 कम होके 2 हो गए। 1 5 का ऑप्शन क्या है, it could be 3 and then any one of the 6, any one of the 6, and it could be 3। यहां तक सही है। तो ये मैंने पार्ट 4 के लिए इसकी वर्किंग कर दी। पार्ट 3 भी इसी में ही मौजूद है। गिवन दैट द सेकंड डिजिट ही चूज इज नॉट अ 5, सो दिस इज सेकंड डिजिट इज 5, and this is second digit is 5, first digit भी 5 है, second digit भी 5 है, और इसके अंदर जो है that is second digit is 5, तो ये वाली चीज हो गई, ये वाली 5 and in, ये वाली हो गई n and 5, और यहां पे जो है इसके अंदर आपको ये चाहिए गिवन दैट द सेकंड डिजिट ही चूजेस इज नॉट अ 5, और उसमें से रेलेवेंट चीज जो है वो आपने ऊपर लिख ली। अच्छा जी, इनफ विद दिस थिंग दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग जाते हैं, अच्छा ज्योमेट्रिक एक चीज रह गई थी, माय बैड, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रह गया था। बाइनोमियल तो बिल्कुल बेसिक है, वो आपने किया हुआ है। यहां पे जरा सा ज्योमेट्रिक को रिवाइज करते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक के अंदर क्या है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त होता है कि एज सून एज यू अचीव सक्सेस यू वुड स्टॉप ओवर देयर। तो जैसे ही आपको सक्सेस मिलेगा आप अपनी वर्किंग रोक देंगे, और यहां पे अंटिल या फर्स्ट टाइम अ 5 इज ऑब्टेन, इस तरह के अल्फाज आपको नजर आते हैं। अच्छा, यहां पे ये मारियो में इतनी बेसिक्स पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन से। दैट इज आई प्ले अ गेम इन विच आई नीड टू थ्रो अ 6 टू स्टार्ट। समझे लूडो खेल रहे, उसको गोटी फेंक कर छक्का चाहिए सो दैट ही कैन स्टार्ट द गेम। Probability of getting a 6 is 1/6, probability of not getting a 6 is 5/6। यहां तक सही है। उसके बाद क्या होगा,
What is the probability I start on my fourth turn? तो 3 मर्तबा 6 नहीं आएगा. That is 5 over 6 into 5 over 6 into 5 over 6. और चौथी मर्तबा में सिर्फ आएगा. तो as soon as you achieve success, you stop. So इसका जो फॉर्मूला है वो आप बेसिक कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, आप यू भी कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी x is equals to r, that is q raised to power of r minus r and p raised to power of 1. I have not started after 6 turns, यानी आपके 6 के 6 टर्न जाया हो गए. तो जाया कैसे होंगे कि failure raised to power of 6. I have not started after 6 turns. अच्छा, एक और रूल जरा सा देखिएगा. वो रूल ये है कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू n. अगर वो कहेगा कि इट टुक मी अ लेसर एट मोस्ट n टर्न्स टू स्टार्ट द गेम, तो एट मोस्ट n में लेस देन और इक्वल आ गया. और अगर वो कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग मोर देन n टर्न्स. अब क्या ये वाला अभी वहां लूडो वाले क्वेश्चन में इसमें से कोई एप्लीकेबल है? ये जो सेकंड वाला है दैट इज एप्लीकेबल. ठीक है, ये वाला जो सेकंड वाला है दैट इज एप्लीकेबल. क्यों? गौर से देखिएगा. ये जो लिखा हुआ है आई हैव नॉट स्टार्टेड आफ्टर 6 टर्न्स, कैन आई राइट दिस थिंग एज प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 6, दैट इज फेलियर रेज टू पावर ऑफ 6. तो ये मैंने डायरेक्ट भी लिखा, मैं फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकता. अच्छा, if x follows the geometric distribution 0.4, find the probability x is equals to 3. तो 0.4 जो है वो आपका सक्सेस है और 2 मर्तबा आपका फेलियर आ गया. If x follows the geometric distribution 0.8, find probability x is less than or equal to 5. अभी जो फॉर्मूला बताया है वो वाला फॉर्मूला लगेगा. सो प्रोबेबिलिटी कौन सा वाला यहां मैं हाईलाइट कर दूं, वो फॉर्मूला ये है कि probability x is less than or equal to n is 1 minus q raised to power of n. अगर वो n 5 है, 1 minus q raised to power of 5. अच्छा, इसमें यही खास बात है, इसमें और कोई खास बात नहीं है. यहां पे फिर मैंने हाँ एक्सपेक्टेशन वेरिएंस की हमें जरूरत नहीं है. एक्सपेक्टेशन इज 1 over p. रेसिप्रोकल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज एक्सपेक्टेशन. उसके बाद फिर वही जो आपके ईयरली पास पेपर्स में भी है वो मैंने यहां पर भी सॉल्व किए. एक क्वेश्चन देख लेते हैं. यहां पे ये कह रहा है एन ऑर्डिनरी फेयर डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 1 और अ 6 इज ऑब्टेन. सो 1 ऑब्टेन होना, 1 over 6, 6 ऑब्टेन होना, 1 over 6, 1 और 6 ऑब्टेन होना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो सिंपल एडिशन है, दैट कम्स आउट टू बी 1/3. ये मेरा सक्सेस है. Find the probability it takes at least 3 throws but not more than 5 throws to obtain a 1 or a 6. तो ये सक्सेस है, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है. सो प्रोबेबिलिटी x is equals to 3, कम से कम 3, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं. फिर 4, फिर 5, इन सबको निकाला, इनको ऐड किया एंड देन यू गेट द आंसर. अच्छा, अब मैं ये सारे टैब्स ऑफ कर रहा हूं जो कि प्रोबेबिलिटी और डीआरवी और इन सारी चीजों के थे. अब मैं यहां में दूसरी चीज लिख रहा हूं, दैट इज अबाउट अब करना क्या चाहिए, हाउ टू स्टडी नाउ टिल टुमारो. ये कुछ हिस्सा तो मैंने ऊपर लिख दिया. देखिए, अगर आप बहुत फारिग हैं, ठीक है, मैं ऑप्शंस बना देता हूं. ऑप्शन वर्सेस दिस ऑप्शन. if you have been getting a C or above in throughout the year, all you need to do is relax and flip through past papers, maximum 2 to 3. फ्लिप करना कह रहा हूं, सॉल्व करना नहीं कह रहा हूं. फ्लिप मीन्स डू नॉट सॉल्व, जस्ट गो थ्रू इट. और उसके बाद
अगर आपके पास और टाइम बचता है तो क्या करें? आप कुछ नहीं करें सिवाय इसके कि वाइट पीस ऑफ पेपर ले एंड जॉट डाउन all important ideas, concepts and formulas. बस ये करते और कुछ नहीं कीजिएगा. If you trust me as your teacher, then follow this instruction. For example, someone who has been struggling a lot. आपका भी पहला यही है, do not panic, relax and do not panic. क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे, खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, थिंग्स विल गेट वर्स. ठीक है, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप रिलैक्स करें और आप जो है वो वीडियोस देख ले. किसकी? पास पेपर्स की. ऐसा नहीं हो सर ने कहा वीडियोस देख ले तो कहीं और पहुंच गए, नेटफ्लिक्स पे पहुंच गए. नहीं भाई, वीडियोस देख ले पास पेपर्स की और आप सुकून से डिटेल वॉच कीजिएगा. एंड इसमें आप 2 लेक्चर्स देख लीजिएगा जो मैं रिकमेंड करूंगा. जो एक मैं अभी प्रीमियर करूंगा, दैट इज February 2022, ये देख लीजिएगा. और एक अपनी पसंद का देख लीजिएगा. हो सकता है मैं खाना वाना खा के इंशाअल्लाह ताला एक और पेपर करूंगा, वो सुबह भी देख सकते हैं. दैट इज November 2021 वेरिएंट 53. जस्ट दीज टू. ठीक है, ओनली दीज 2 लेक्चर्स, लेकिन वॉच कंप्लीटली. आपको मैं टास्क नहीं दे रहा हूं कि ये सारा कुछ करे, जॉट डाउन करे, नहीं. आप इतना भी देख लें, इंशाअल्लाह ताला उस पर बरकत हो जाएगी. दुआएं सबके लिए. ठीक है, तो स्ट्रगलिंग अ लॉट या जिसका सी और अबव था, तो यहां पे मैं इस तरीके से एक बाउंड्री कंडीशन मैंने बनाई है, तो उसको आप देख लीजिएगा. तो यानी ये जो था, मैं सी का भी ग्रेड हटा देता हूं, इस तरह मैं लिख देता हूं कि दैट वाज डूइंग वेल whole year and this was someone who slacked or struggling a lot. ये उनके लिए. अब ये अपने जहन में रखेगा जो चीज मैंने बताई है. लेट मी कंटिन्यू मोर. अच्छा जी, अब हम चले जाते हैं डेटा में चले जाते हैं. अच्छा, मैं जरा वहां व्हाट्सएप पे मैं देखता हूं कि अगर कोई चीज ऐसी है जो मुझे आपने बतानी है तो वो अगर बता सके, शॉर्ट में बताएगा, वर्ड्स में बताएगा. मैं अभी वॉइस नोट नहीं खोल रहा. कोई चीज जो आपको एम्फेसिस करनी है, मैं डेटा में जा रहा हूं. डेटा का मतलब है कि इसके अंदर आ जाता है, क्या कहते हैं, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोडिंग, हिस्टोग्राम वगैरह, इस टाइप की चीजों पे एक क्विक रिव्यू करता हूं. ठीक है, तो चले मैं इस पे आता हूं. सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. बमुश्किल 3-3 मिनट, कोई ज्यादा नहीं. ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गोज एट द टॉप. सॉरी, टॉप का मतलब है द वर्टिकल एक्सिस, एंड हॉरिजॉन्टल में अपर क्लास बाउंड्री आएगी. पॉलीगॉन भी बना सकते हैं, लेकिन कर्व बना लीजिएगा. कर्व इज मोर प्रेफर्ड बाय द एग्जामिनर. लेस इज डायरेक्ट एंड मोर इज इनडायरेक्ट. यानी अगर मैं पूछूंगा टाइम की बेसिस पे नंबर ऑफ पीपल, तो एक्स कोऑर्डिनेट की बेसिस पे वाई कोऑर्डिनेट पूछेगा. हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीच स्कूल इन लेस देन 17 मिनट्स, तो आप 17 पे गए, टच किया, रीड कर लिया. हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीच आर टेकिंग मोर देन 17 मिनट्स, तो 17 पे जो आंसर आ रहा था उसको टोटल से सबट्रैक्ट करें. By the same standard, frequently asked questions है ये. नंबर ऑफ पीपल की बेसिस पे टाइम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे टाइम पूछ रहे, यानी वाई कोऑर्डिनेट की बेसिस पे एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहे. 6 पीपल रीच स्कूल इन लेस देन
T minutes, तो आप pupil पे गए, 6 पे टच किया, रीड ऑफ कर लिया. 5 people took more than W minutes to reach school. 5 find him. तो ये चूंकि more है तो ये इनडायरेक्ट हो गया. तो 5 को 20 से सब्ट्रैक्ट करें, 15 आ गया. 15 की बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे. ये इसमें खास बात है. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अंदर एक सवाल उसने बहुत अरसे से नहीं पूछा, शायद कभी पूछ ले. एक तो ये कि क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्री में चेंज करना है, अनइक्वल क्लास विड्थ है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है. ये अपर बाउंड लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट मैंने यहां समझाया था आपको. उसके बाद क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ. ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था. यहां फ्रीक्वेंसी दी थी, यहां से विड्थ आ जाएगी, तो यहां से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगा. बच्चों वाला सवाल है. यहां पे ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन था. ये क्लासिक क्वेश्चन ये था कि इसमें अनइक्वल क्लास विड्थ था और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई थी और इसने कहा हिस्टोग्राम इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन द वर्टिकल एक्सिस व्हिच रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. यानी जो यूनिट है वही सेंटीमीटर है, जो सेंटीमीटर है वही यूनिट है. द 1 to 10 रेक्टेंगल हैज अ हाइट ऑफ 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर का मतलब है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 है. 1 से 10 की बाउंड्री क्या बन जाएगी, 0.5 से 10.5. तो 0.5 से 10.5 क्लास विड्थ हो गया 10, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो गया 3. क्लास फ्रीक्वेंसी इज द एरिया ऑफ दिस बार, दैट कम्स आउट टू बी 30. लेकिन लिखा हुआ क्या है, 2x. सो देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 30, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 15. इसमें ये खास बात थी, ये मैंने दोनों चीजें बता दी. अच्छा, अब आते हैं हम लोग मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बात करते हैं. और इसमें कोई एक आध सवाल उस तरीके का उठा लेते जो बहुत दिनों से ये भी नहीं आया. 2 सेट्स ऑफ डेटा, इसको जो कंबाइन करना होता है. ठीक है. अब 2 सेट्स ऑफ डेटा में क्या होता है कि इट सेज अ ग्रुप ऑफ 10 मैरिड कपल्स एंड 3 सिंगल मेन. तो 10 मर्द हैं, 10 खवातीन हैं, 3 अकेले मर्द हैं. तो टोटल मेन कितने हो गए, 13. टोटल वुमेन हो गई कितनी, 10. उनका डेटा मैंने यहां लिख दिया. नंबर लिखा है, मीन लिखा है, वेरिएंस लिखा हुआ है. ऐसा स्टैंडर्ड का काम करेंगे तो एग्जामिनर दिल खोल के मार्क्स देगा. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट यूज द कलर्स एज आई हैव यूज्ड, बट यू कैन यूज स्ट्रेट लाइंस, यू कैन elaborate the data, प्रेजेंटेशन जानदार हो, एग्जामिनर को साफ सुथरा नजर आए. क्या मजाल है जो आपको वो ग्रेड नहीं देगा. सही है. एंड नेचुरली कैलकुलेटर सही इस्तेमाल करना है. ऐसा नहीं है पता चला 8 का पेपर करके आ गए मैथ्स के अंदर. अब क्या चाहिए इसको, इसने कहा फाइंड द मीन एज ऑफ द होल ग्रुप, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द होल ग्रुप. ये इसने खामखा आपको वो दे दिया है, ऐसे हिंट बंट दे दिया, हमें हिंट की जरूरत नहीं. अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि इस 10 को इस 41.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा वुमेन का. ये W है, ये वुमेन है. इसको जरा सा नीचे उतार लेते हैं, ज्यादा ऊंचा है. सो वुमेन का जो डेटा है, जो मीन आया, सम आया, वो ये आ गया. मेन का जो सम आया वो 13 इंटू 10, ये आ गया. सिंपल सा फॉर्मूला, इससे कि एक्स बार इज सिग्मा एक्स ओवर एन. कभी 2 दिए हुए होंगे तो तीसरा ढूंढ सकते. दोनों का समेशन ऑफ एजेस, वो दोनों को ऐड कर दिया. एज है, वेट है, जो भी है. नंबर ऑफ पीपल, उसको भी ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, यू गेट द आंसर. अच्छा, अब यहां पर एक और चीज है, दैट इज के by first finding sigma xw square and sigma xn square, find the standard deviation of the whole group. अब ये वेरिएंस का फॉर्मूला है. ये वेरिएंस का फॉर्मूला खवातीन के लिए लिखा हुआ है. So therefore this variance formula is for the woman. Variance for woman, sigma x square for woman, number of women x bar square for the woman. और इसी तरीके से मेन का भी आ जाएगा, तो मैं वो भी लिख देता हूं, एस डी स्क्वायर फॉर द मेन, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर फॉर द मेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेन माइनस एक्स बार स्क्वायर फॉर द मेन. ये यूं करके मैंने लिख दिया यहां पे, ये मैंने ब्लूइश में कर दिया. सही है. उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर का मैंने सब्जेक्ट बना लिया, इस चीज को वहां लेके गया, ऐड किया,
ब्रैकेट में बंद किया, मल्टीप्लाइड बाय NW, तो ये वैल्यू आ गई, यहां से मेन की ये वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइड बाय द, फिर पूरे फॉर्मूला में फिर से इस्तेमाल किया। दिस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर फॉर द ग्रुप, this is number of people in the group, this is the mean for the group, the unrounded value, accuracy का भी ख्याल करना है, and then you get the answer। इसमें ये खास बात थी, ये मैंने बता दी। दूसरे वाले में शायद एक आध क्वेश्चन होगा इसका, जो ये चीज होती है, that is क्या कहते हैं इसको, कोडिंग। ठीक है, ये कोडिंग का एक सवाल जो है, ये जरा सा देख लेते हैं। आई थिंक ये तो सिंपल वाला है, यहां से स्टार्ट करते हैं। The values of x in a particular set of data are summarized by such and such। तो जो भी ये ब्रैकेट में गिवन होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, वो क्या बन जाता है, वो y बन जाता है। सिग्मा y इज दिस, ये रहा, सिग्मा y स्क्वायर इज दिस। नंबर जो है वो नहीं गिवन है लेकिन ढूंढना है, एंड द मीन ऑफ x बार इज दिस मच। सिग्मा y कितना हो गया, y बार इज सिग्मा y ओवर n, तो n यहां से आ गया 40। अच्छा, पहला सवाल ये है कि y बार आया कहां से, y बार यहां से आया, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। y बार इज x बार माइनस 25, उसी इक्वेशन में ऊपर बार बार लगा दे। y बार इज x बार माइनस 25, ये y बार आया, y बार को प्लग इन किया, सो यू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये खास बात थी। उसके बाद इसको चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज द सेम थिंग एज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, और उसको चाहिए सिग्मा x स्क्वायर। अच्छा, यहां मैंने अलग से बताया कि अगर मैं सिग्मा y स्क्वायर इफ एंड व्हेन आई नीड इट आई कैन आल्सो फाइंड इट, लेकिन उसको तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y स्क्वायर चाहिए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y स्क्वायर पहले आपने इस डेटा से निकाला। ठीक है, सॉरी मैं समझा ये अननोन है, अननोन नहीं है, यहां पे निकाला है। वेरिएंस ऑफ y मैंने निकाला, दैट्स द सेम थिंग एज वेरिएंस ऑफ x, वहां से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑफ x स्क्वायर। वहां पे मैंने फॉर्मूला बना के फिर सब्स्टिट्यूट किया, वह सब्स्टिट्यूट करने के बाद फॉर्मूला बना। इसमें ये खास बात थी, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक और चीज पर आए, ये एग्जाम टिप से, इसी एग्जाम टिप में तीसरा पॉइंट मैं डालता हूं, दैट इज this is how to study, this is number 2, this is number 1, this is number 3, that is, let me grab from here। so अब number 3 की बात करते, that is the exam pattern। पहली चीज ये है, questions should be डन इन ऑर्डर, उसको ऑर्डर में कीजिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन या पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, स्किप इट, फौरन सोचेगा और स्किप कर दीजिएगा। डू नॉट डिले, डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट, डू इट इंस्टेंटली, नो रिग्रेट्स। ठीक है, अफसोस मत कीजिएगा कि मैंने क्यों छोड़ा, एंड सो ऑन, नथिंग लाइक दैट। एक्यूरेसी, फ्रैक्शंस वाली चीजें तो फ्रैक्शंस में एज इट इज, आई लव फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस आर सुप्रीम। अगर डेसिमल्स वाली चीजें, और डेसिमल्स में भी दो चीजें हैं, अगर एग्जैक्ट है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में गिवन होती है ट्री डायग्राम में, तो ये भी अच्छी चीज है, आई लव दीज ऑल्सो। हाँ, ये अलग बात है, फाइनल आंसर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वो फ्रैक्शंस में आ सकता है, डेसिमल्स में भी हो तो कोई इश्यू नहीं। अगर इनएग्जैक्ट है, जहां भी इनएग्जैक्ट है, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल है, ज्योमेट्रिक है, एंड सो ऑन, वर्क इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइनल आंसर इन 3 is if। अब यहां बात आती है खास तौर पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। यहां बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो z वैल्यू है वो 3 डेसिमल प्लेस की कहानी होती है, बिकॉज दैट्स द लिमिटेशन ऑफ द टेबल. दिस इज लिमिटेशन ऑफ टेबल. द फर्स्ट वैल्यू ये रहा, अभी आपके सामने आ जाएगा. ये है आपका फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये है आपका सेकंड, ये है आपका थर्ड. तो ये तो लिमिटेशन टेबल की है. और जो आपकी probability वैल्यू है, that is 4 decimal place, that's also the limitation of the table. अब क्या करेंगे, जब आप z को कैलकुलेट करेंगे तो राउंड इट ऑफ टू 3 decimal place and then get the probability and then work it out and then final answer उसको आप 3SF में कर दीजिएगा. Got the idea? अच्छा जी, अब जब नॉर्मल की बात की है तो जरा सा नॉर्मल में चल लेते. अच्छा, रीसेंट पेपर में ये स्टेम प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, इसकी रीजनिंग वगैरह ये चीजें बहुत आई है, इसलिए मैं यहां से स्किप कर रहा हूं, वो जरूर से देख लीजिएगा. जब नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल के अंदर सबसे पहले बात करते हैं आपके डायग्राम्स की और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक्स की बात कर लेते हैं. इट्स अ सिमेट्रिकल बेल शेप कर्व. एरिया अंडर द कर्व निकल रहा है. एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी. 50% इधर, 50% इधर. टेबल इज बेस्ड अपॉन लेस देन लेफ्ट ऑफ अ वैल्यू. इसका रूल, पहला रूल, z इज लेस देन और इक्वल टू a. अब तो आपके ख्वाबों में भी आता हो. that is written as phi of a, that is less is direct. गए, डायरेक्टली रीड किया, कहानी खत्म. रूल नंबर 2, greater than or equal to a, that is indirect. More is indirect, 1 minus the direct value. Greater हो, greater than or equal, no difference. Lesser हो, lesser than or equal, no difference. असल तो ये दो रूल्स है, less direct, more indirect. तीसरा रूल और चौथा रूल सिंगल वैल्यू के लिए, और मैं जो आपको समझाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह समझाया है, वो ग्राफ से समझाया है. बट वंस द कॉन्सेप्ट इज डन, एज सच ग्राफ की जरूरत नहीं है. फारिग टाइम होगा एग्जाम में, एग्जामिनर को खुश करने के लिए बना दीजिएगा. फारिग टाइम नहीं है, कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है. स्टिल यू विल गेट योर एज और योर डिस्टिंक्शन इन द नेक्स्ट ईयर. रूल नंबर 3 सिंगल वैल्यू के लिए वो ये है, रिमूव नेगेटिव साइन एंड फ्लिप इनइक्वालिटी. रिमूव नेगेटिव साइन एंड फ्लिप इनइक्वालिटी. ये सिंगल वैल्यू के लिए बात कर रहा हूं. रेंज के लिए तो मैंने शॉर्टकट्स बताए हुए हैं. z is greater than or equal to minus a, that is z is less than or equal to a. z is less than or equal to minus a, z is greater than or equal to a. तो ये रूल नंबर 3, 4 जो है वो 1 और 2 बन जाए. उसके बाद यहां पे मैंने इसकी समरी बताई थी आपको. रूल नंबर 5, z lying between two values such that both values are positive. Phi of the bigger value minus phi of the smaller value. ये आपको आता है. z lies between two values such that both values are negative. यहां क्या करते हैं, रिमूव नेगेटिव साइन. अब आपको फ्लिप करने की जरूरत नहीं है. रिमूव नेगेटिव साइन एंड इट बिकम्स रूल नंबर 5. जब आप नेगेटिव साइन हटाएंगे तो आपको फ्लिप फ्लिप कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है. वो मैंने दिखा दिया, वो अलग बात है, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं. Probability z lies between minus b and minus a. It's phi of the bigger value minus phi of the smaller value. So this is bigger and this is smaller. इसी तरीके से यहां रूल नंबर 5 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख देता हूं. That is rule number 5. शायद आगे लिखा होगा. Probability z lies between a and b. Both a and b are positive. This is phi of a minus phi of b. So 5 and 6 are the same. रूल 7 एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है. मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह समझाया था, कोई ज्यादा लंबे चौड़े नखरे की जरूरत नहीं है. Probability z lies between two values such that one is negative, one is positive. Naturally, the smaller one will be negative. Naturally, the bigger one will be positive. Therefore, दोनों की वैल्यू रीड करें, ऐड करें एंड देन सबट्रैक्ट. ये हो गया इसका रूल. अब आ जाएं
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 3 के अंदर, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ बैक सॉल्विंग। तो मेरे ख्याल से शायद इसी में बताया गया होगा और शायद लिखा भी गया होगा, ये पढ़ लें, ये काम पूरा कर जाएगा। रूल्स फॉर बैक सॉल्विंग। रूल नंबर 1, make sure probability is at least 0.5. If not, subtract probability from 1 and flip the inequality. Now यानी रूल 1 हो चुका। z के साथ लेसर साइन z वैल्यू इज पॉजिटिव, z के साथ ग्रेटर साइन z वैल्यू इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है, डेटा है जो मैं इस्तेमाल करता हूं, नॉर्मल उसमें भी इस्तेमाल होगा। एप्पल है, उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 200 और 100। प्रोबेबिलिटी x लेस देन a इज 90%। 50% से ज्यादा, लेसर साइन z वैल्यू पॉजिटिव। ये पहले आपको डिसाइड करना है, बाद में भागते फिर रहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अभी भागते फिरना नहीं है, पहले सोचना है। स्टैंडर्डाइज करेंगे, a माइनस 200 ओवर 10 इज 90%। टेबल पे गए, नीचे स्ट्रिप को याद रखिएगा, बहुत सारी वैल्यूज नीचे स्ट्रिप पे होती है। ये सारी जो वैल्यूज है, ये सारी स्ट्रिप वाली वैल्यूज है। ये 1 2 3 4 5 6, असल ये 6 आती है, और ये 1 2 3 4 5 6 इसकी करस्पॉन्डिंग p और z की वैल्यूज दी हुई। यहां पर जो है वो आपने इसको इससे कंपेयर करना है। लोग तो इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, अगर इसको इससे कंपेयर करना है तो बेचारा टेबल कहेगा कि मेरी क्या जरूरत थी, ठीक है ना, तो ये टेबल से निकाल के कंपेयर करें। इसी तरीके से एक और रूल, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन b इज 95%। ये चूंकि 95% है, ऑल गुड। ग्रेटर साइन है, इससे z वैल्यू नेगेटिव। बाकी सारी कहानी वही। अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, हाँ ये भी अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि क्या इसका मैं अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी x लेस देन q3, q3 इज द अपर क्वार्टाइल इज 0.75, लोअर क्वार्टाइल इज q1, प्रोबेबिलिटी x लेस देन q1 इज 25%। लोअर क्वार्टाइल कहते किसको है? इसके नीचे 25% है। अपर क्वार्टाइल कहते किसको है? इसके नीचे 75% है। लेकिन इसमें खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि अगर कभी एग्जाम में ये पूछे तो दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल्स टू मीडियन। रीसेंट पेपर में इसका भी एक सवाल पूछा गया है, देख लीजिएगा जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर एक निकाल लेंगे तो दूसरा, ये मिड वैल्यू होगी तो दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये फिर मिक्स करके क्वेश्चंस दिए। ये वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत दिनों से नहीं आया। In a normal distribution, 69% of the distribution is less than 28. So probability x less than 28 is 69. 50% से ज्यादा, lesser, तो z value positive। ये पहले डिसाइड करें। 90% जो है वो क्या चीज है? 90% is less than 35। 90% है, बेहतरीन है, लेस है, अगेन z वैल्यू इज पॉजिटिव। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हमेशा म्यू सिग्मा को सब्जेक्ट बनाए, सॉल्व करें एंड देन यू गेट द आंसर। अच्छा जी, ये वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी मैंने बातें बताई। अच्छा, मुझे याद पड़ रहा है मैंने बाइनोमियल अभी नहीं बताया, एक मिनट के मुझे पहले बाइनोमियल में जाने दें। तो बाइनोमियल आई थिंक या तो डीआरवी के अंदर मैंने किया होगा या इसके अंदर होगा, नहीं इसमें तो नहीं है, और डीआरवी 4 और 5 इसमें भी नहीं है। सो आई थिंक प्रोबेबिलिटी के अंदर ही मैंने बाइनोमियल पढ़ा दिया होगा। प्रोबेबिलिटी 1 2 3 इसके अंदर तो नहीं है। प्रोबेबिलिटी 4 जो है, यहां से देख लेते हैं, नहीं यहां पर भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी 5 और 6 आई थिंक बाइनोमियल यहां पर। अच्छा जी, ये बाइनोमियल देख लेते हैं। अच्छा जी, नाउ इट सेज प्रोबेबिलिटी दैट द रेन्स इज 0.3, इट्स अ फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। ये मैंने उसका कॉन्सेप्ट समझाया था, कॉन्सेप्ट को अभी गोली मारे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स प्रोबेबिलिटी होती है, नंबर ऑफ डेज आर फिक्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स। दो किस्म की प्रोबेबिलिटी होती है, पी और क्यू, सक्सेस और फेलियर। एक्स फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जितने दिनों की बात हो रही है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, सक्सेस ये है, और उसके बाद फिर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एन सी आर, ए रेस टू पावर ऑफ एन माइनस आर, बी रेस टू पावर ऑफ आर।
और अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं. इफ यू टेक केयर ऑफ एक्यूरेसी दे विल ऑल एड अप टू 1. अच्छा, यहां पर वो वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके अंदर आपकी वर्किंग होती है जिसमें लॉग्स का इस्तेमाल होता है. कुछ लोग ट्रायल एंड एरर से करते हैं. आई पर्सनली डोंट प्रेफर इट. लॉग्स जब मौजूद है, इवन दो इट्स नॉट इन द सिलेबस, व्हाई नॉट यूज इट. इट सेज, ये कहां चला गया मैं, इट सेज a shop sells old videotapes of which 1 in 5 on average are known to be damaged. A random sample of 15 tapes is taken. Find the probability at most 2 are damaged. तो damage की probability 1/5, 0.2 है, failure 0.8 है, n 15 है, less than or equal to 2, at most 2. यहां नंबर लाइन का खास ख्याल रखिएगा. तो 0, 1, 2 तीनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग निकाली. और अब मैं फिर से जा रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा. जो अभी हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर एक्यूरेसी की जब बात आती है और बाइनोमियल की बात आती है तो शो ऑल वर्किंग, शो ऑल स्टेप्स. अगर वो चाहिए प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0, तो फॉर एग्जांपल आपने लिखा 15C0 सच एंड सच, इसका आंसर भी लिखेगा मिनिमम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 चाहिए, दैट इज 15C1 दो ब्रैकेट्स, इसका आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो द एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा जिस मैंने पेपर में डिस्कस किया है. द एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन दिस. The examiner is interested in simultaneous equations. Examiner is interested in quadratic equation. जो चीज जैसे applicable है वो आपने सारी शो करनी है. Examiner is very much interested in fractions. और अगर accuracy है तो उसके बारे में मैं ऊपर बात कर चुका हूं. Coming back to this, यहां पर जो है ये वाला एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो जरा मैं आगे देख लूं. ये जरा क्वेश्चन देखें, पढ़ ले पहले आप. It says 1% of light bulbs in a box are faulty. Using a binomial model, find the largest sample size which can be taken if it is required that the probability that there are no faulty bulbs in the sample is greater than 0.5. Comment on the use of binomial model in this situation. अच्छा, यहां पर जो है वो 1% आपका सक्सेस है. लार्जेस्ट सैंपल साइज क्यों पूछा? क्योंकि इनइक्वालिटी है. नो फॉल्टी बल्ब, चूंकि बात फॉल्टी की हो रही है तो जो फॉल्टी का प्रोबेबिलिटी है वही सक्सेस है. नो फॉल्टी का मतलब है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0. NC 0, सक्सेस रेज टू पावर ऑफ 0, फेलियर रेज टू पावर ऑफ n. तो इसका शॉर्टकट मैंने यहां लिखा है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 इज q रेज टू पावर ऑफ n. ये वाली प्रोबेबिलिटी ग्रेटर है 0.5 के. दोनों साइड्स का लॉग लेंगे, n नीचे आएगा. log of any number between 0 and 1 is negative. दोनों तरफ नेगेटिव है लेकिन चूंकि कोफिशिएंट नेगेटिव है, that is why the inequality flips. अब इस डायरेक्शन में सबसे पहला इंटीजर कौन सा आ रहा है? 69. that is the number of trials required. तो ये हो गया पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, the probability that the target is hit is 0.3. Find the least number of shots which should be fired if the probability that the target is hit at least once is greater than 0.95. State any assumptions that you have made. अच्छा जी, अब यहां पर जो है इसको ये करते हैं कि इसके अंदर probability at least once, probability of 0 निकाला, ठीक है, और 1 minus probability of 0 is of at least once. ये होता है at least once is 1 minus probability of 0. इसका शॉर्टकट यहां बताए, that is probability of at least 1 is 1 minus probability of 0 which is 1 minus q raised to power of n. अब इसको सॉल्व किया. इस मर्तबा क्या हुआ? पहले तो ये माइनस माइनस हटाने की वजह से पहली इनइक्वालिटी फ्लिप हुई. सो दिस इज द फर्स्ट फ्लिप. उसके बाद दोनों तरफ लॉग लिया, एन नीचे आया, लॉग ऑफ दिस नंबर इज नेगेटिव, लॉग ऑफ दिस नंबर इज नेगेटिव. ये शो कीजिएगा एग्जामिनर को. इनइक्वालिटी फिर से फ्लिप हुई. व्हाट इज द नेक्स्ट इंटीजर? व्हिच इज 9. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर बाइनोमियल, of the customers visiting the stereo section of a large electronics store,
75% on average makes a purchase. Calculate the probability that out of 14 customers, at least 12 customers makes a purchase. अब यहां पर ये तो पहला पार्ट तो बेसिक है, दूसरे पार्ट पे हमारा फोकस है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कस्टमर्स गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरीवन मेकिंग सम परचेस. ऑल कस्टमर्स का मतलब है एवरीवन, तो वो n लोग है, n में से n, NCN, सक्सेस रेज टू पावर ऑफ n, फेलियर रेज टू पावर ऑफ 0, दिस इज सक्सेस रेज टू पावर ऑफ n. तो क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू n इज p रेज टू पावर ऑफ n. बाकी सारी इनइक्वालिटी सॉल्व की एंड यू स्टिल गेट द सेम आंसर. So let me just add a page over here and let me write the three results. पहला और दूसरा और तीसरा. Probability x is equals to 0. That is failure raised to power of n. Probability of at least 1 is 1 minus probability x is equals to 0 is 1 minus q raised to power of n. Probability x is equals to n as success raised to power of n. ये तीन किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो लॉग से रिलेटेड. अच्छा जी, अब मैं चलता हूं परमिटेशन कॉम्बिनेशन और इसके अंदर एक आध क्लास का काम मैं आपको समझा देता हूं. कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए, जो अच्छे क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपके पास लेक्चर मौजूद है, मैं फिर से समझाता हूं. दिस वाज लेक्चर नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर. अच्छा जी, आई थिंक दैट्स द लास्ट वन, क्योंकि इसके बाद मुझे भी भूख लग रही है और खाना खाना है और आपके लिए एक पेपर भी तैयार करना है. जैसे ही ये खत्म होगा, एक काम कीजिएगा, मैं मार्च 2022 को मैं प्रीमियर करता हूं, उसको देखिएगा. तब तक मैं खाना वाना खा के फारिग होकर एक और पेपर बनाता हूं. रात में देख लीजिएगा या कल सुबह देख लीजिएगा, देखने में हर्ज नहीं है, कल सुबह कोई इश्यू नहीं. It says, in how many ways can all 9 letters of the word telephone be arranged in a line if the letters P and L must be at the ends? Ends का मतलब है फ्रंट एंड और क्या कहेंगे रेयर एंड, और फ्रंट एंड रेयर इन दोनों की जगह बदल सकती है. अच्छा है क्या मेरे पास TLPHON और 3 E's. P इधर लगाया, L इधर लगाया, L इधर लगाया, P इधर लगाया, 7 फैक्टोरियल बचा, 7 फैक्टोरियल बचा. 3 E's से Q डिवाइड किया, 3 E's से इससे डिवाइड किया, बिकॉज दिस इज E's एंड दिस इज E's. सो फार सो गुड. अब ये सिलेक्शन की बात कर रहे हैं. हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस ऑफ द 4 लेटर्स कैन बी मेड फ्रॉम 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड इफ देयर आर नो E's, देयर इज एग्जैक्टली 1 E, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन. ये शायद पहली या दूसरी मर्तबा इस तरह का क्वेश्चन आया था. जब ये स्टार्ट हुआ था 2012 की बात हो रही है, 10 साल पुरानी बात हो रही है. 3 E's को अलग कर दे, 3 E's को अलग कर दे, बाकी 6 को अलग कर दे. इसमें से एक भी नहीं लिया तो ये 3C0 नहीं लिखेंगे. ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने अभी रीसेंट पास पेपर में बताया था, जून 2022 वेरिएंट 2, जो टुमारो वाला क्वेश्चन था, उसमें बात हो रही थी सिलेक्शन की. मैंने उसकी अलग से भी वीडियो शेयर की है, उसमें और ज्यादा डिटेल बताया है और इसमें और ज्यादा क्रिस्प करके बताया. दोनों वर्जन्स मैंने आपको दिए. वो जो है वो सिलेक्शन में वो प्रोबेबिलिटी का ख्याल रखेंगे, वो प्रोबेबिलिटी में उसका ख्याल रखेंगे कि 3 थे, एक चूज किया, 3 थे, एक भी चूज नहीं किया. यहां पे एक का ख्याल रखा, बाकियों को डम कर दिया. सो यू वुड चूज द 4 आउट ऑफ दी 6, दैट इज 64. तो यहां पे पहले मैं ऊपर लिख दूं कि ये जो है ये है आपके 6. अच्छा, यहां से एक चूज किया, यहां से 3 चूज किया, 63 लिखा. यहां से 2 चूज किया, यहां से 2 चूज, 62 लिखा. यहां से 3 चूज किया, यहां से 1, यहां 61. यहां सब लिख के काम हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं. अच्छा, यहां पे उसी टाइप का एक क्वेश्चन था, इसको भी देख लेते हैं. The 11 letters of the word remembrance are arranged in a line. Find the number of different arrangements if there is no restriction. ये 11 है. Divide by 2 factorial for the 2 R's and 3 factorial for the 3 E's and 2 factorial for the 2 M's. तो ये नीचे ही आ. उसके बाद दूसरा पार्ट भी अरेंजमेंट का है. Find the number of different arrangements which start and finish with the letter M. M से स्टार्ट हुआ, एक M लगाया, दूसरा M यहां लगा दिया. ये आप 2P1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आइडेंटिकल है. मैंने आपको फोटो कॉपी पेपर की मिसाल दी. मैंने एम्स बहुत सारे प्रिंट आउट करके लगवाए. एक एम आपको पकड़ाया, आपने शुरू में चिपका दिया, एक दूसरा एम आखिर में चिपका दिया.
सो फॉर सो गुड, बाकियों की अरेंजमेंट हो गई। तीसरा पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स व्हिच डू नॉट हैव ऑल फोर वॉवल्स नेक्स्ट टू ईच अदर। ई ई ई ई ई ए ई। अच्छा ये अजीब बात है, इससे ई ई लिखा, फिर ई आखिर में लिखा, फिर ये कर दिया ई करके, नहीं पता क्यों नहीं लिखा। नेट which do not have all four vowels next to each other. Not all next to each other का मतलब ये होता है not together, ठीक है। Not all यानी कुछ एक साथ हो सकते हैं, तो सेपरेटेड नहीं है। Not all next to each other का मतलब क्या होता है, not together। और not together वाला subtraction का कॉन्सेप्ट होता है, that is without any restriction, minus together। तो ये वाला जो है, ये टुगेदर क्या हो जाएगा, ये मैंने कहा वर्किंग की है इसकी। ये वाली जो वर्किंग है ई ई ए ई, आई थिंक सो मैंने यहां पे लिखी, ये ऊपर लिखी है। सो देयर इट इज ई ई ए ई, ये 4 है। यहां 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1 ये हो गया 8 फैक्टोरियल। इन चारों के लिए ये हो गया 4 फैक्टोरियल। पहले न्यूमरेटर न्यूमरेटर डील कर लिया, उसके बाद ये 2r 2m के लिए 2 फैक्टोरियल आ गया, यहां 3 e's के लिए 3 फैक्टोरियल आ गया। दैट इज डन। ये आंसर डिफरेंट क्यों लग रहा था वो मैंने यहां समझाया। तो दीज 2 क्वेश्चंस आर गुड वंस। अच्छा जी, ये तंजानिया में ऑल्टरनेट का जरा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन 42, find the number of different ways in which 8 letters of the word Tanzania can be arranged so that all the letters A are together। आसान है, सारे ए को एक जगह इकट्ठा कर दिया। एन एन टी जी आई, 5 और 1 6, 6 फैक्टोरियल। इन 3 के लिए 3 फैक्टोरियल। इन 3 के नीचे 3 फैक्टोरियल, इसके नीचे 2 एन्स के लिए 2 फैक्टोरियल। सो फार सो गुड। उसके बाद कह रहे हैं द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, सेकंड इज अ वावल, थर्ड इज अ कॉन्सोनेंट, फोर्थ एज अ वावल एंड सो ऑन ऑल्टरनेटली। देखें कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट है एन एन टी जी, वावल है ए ए ए आई। अब अगर सिर्फ ऑल्टरनेट लिखता तो मैं कॉन्सोनेंट को पहले, वावल को बाद में, वावल कॉन्सोनेंट, वावल कॉन्सोनेंट, वावल कॉन्सोनेंट, वावल कॉन्सोनेंट भी हो सकता था। लेकिन यहां क्यों नहीं होगा, यहां इससे नहीं होगा क्योंकि उसने साफ साफ डिफाइन किया है फर्स्ट एज अ कॉन्सोनेंट। इसमें यह खास बात है। तो कभी कभार हम जज्बात पे कुछ ज्यादा कर जाते हैं। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल फॉर द एम्स, 3 फैक्टोरियल फॉर द एस। अच्छा ये वाला इसके अंदर वॉल फ्लावर में ये जो स्पेसिंग वाला है ये जरा मैं बता दूं। Find the number of different arrangements which can be made of all 10 letters of the word wallflower if there is no restriction। 2 W's है, 3 L's है, वो नीचे आ गए और 10 फैक्टोरियल ऊपर आ गए। If there are exactly 6 letters between the 2 W's, तो पहला W है 6, 1 2 3 4 5 6, फिर W है लाइन 1। ये डायग्राम बना के कीजिएगा। सो डायग्राम इज अ मस्ट। ये डायग्राम बना के कीजिएगा। इस तरह करते करते 3 लाइनें हो गई, 8 फैक्टोरियल सबके लिए हो गया। और यहां पे 3 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि कोई चीज रिपीट कर रही है, दैट इज द एल्स। अच्छा अब ये W था, ये W था। फॉर एग्जांपल अगर ये R और T होता, मिसाल दे रहा हूं, तो यहां मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता। क्यों, क्योंकि RT भी हो सकता था, TR भी हो सकता था। अच्छा जी, यहां पर अब मैं इस रिविजन के आखिरी चीज पे आता हूं। दातस के ऑर्डर का तो मैंने बता दिया। अब यहां पे आखिरी चीज मैं बता दूं, दातस द फियर फैक्टर। दातस के ऑर्डर में तो क्वेश्चंस करने हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 एंड मे बी 7। If someone is afraid of perms and coms, इंशाल्लाह हो जाएगा। If someone is afraid, leave it for last. That's one thing. Do not, absolutely do not start in reverse order. ये कुछ एक्स्ट्रा जहीन लोग होते हैं, वो ये करते हैं और किस्मत अच्छी होती है तो बच भी जाते हैं। तो ये वाला जो है कि रिवर्स ऑर्डर में कभी मत कीजिएगा। इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि जैसे आप जिम जाते हैं,
and you start up with warm up exercises और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आप pump up करते हैं. The same is the concept of this thing. So जो increasing order of difficulty ये क्या कहते हैं, exceptions होते हैं. Usually it's an increasing order of difficulty. इसी तरीके से कीजिएगा. Do not start in reverse order, or someone is afraid of this. Someone might be afraid of DRV. तो अगर ऐसा कोई है, keep it for last and then last नसीहत के लिए, do not study in morning. Do not take books to the exam center. ये मत कीजिएगा, ठीक है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रहा हूं. ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा. हाँ, कोई एक आध लेक्चर अगर आपको सुबह के वक्त देखना है, जस्ट वॉचिंग अ लेक्चर in morning is okay. That's fine. But do not study. Do not try out questions. ठीक है? New questions and challenging questions. ये मत try कीजिएगा. And I'm signing off for now. So take care and inshallah ta'ala good luck to you all. Allah ta'ala आप सबको बेहतरीन रिजल्ट से पास करे. फी अमान अल्लाह. Take care.